हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में एसएससी दिल्ली पुलिस का जो पेपर लिया गया था नवंबर 2020 में, इस पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनमें से कुछ चुने हुए मैथ के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं जो सीजीएल सीपीयू और सीएचएसएल के लिए ज़रूरी लगे मुझे। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली सीजीएल सीपीयू या फिर सीएचएसएल में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें और वीडियो में सोल्यूशन करने से पहले आप खुद से सॉल्व करके ट्राई करें इसे, ठीक है। उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम पर ही मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि दिल्ली पुलिस का पेपर सॉल्व कीजिए, तो मैं यही सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। और इसको जल्दी ही खत्म करेंगे क्योंकि वन बाय वन सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, कुछ चुने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में और इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं 27 नवंबर को जो पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का, 27 नवंबर के क्वेश्चन को इंक्लूड करने वाला हूँ फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के, ठीक है। बाकी ऐसे ही 3-4 शिफ्ट को मिला करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। तो आज तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन छोड़ करके सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको 3-4 शिफ्ट मिला करके लगभग 30 क्वेश्चन मैं रेडी करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं वो शामिल करूँगा जो कैलकुलेटिव हो या फिर थोड़े अच्छे लेवल के हों, जो सीजीएल में या सीपीयू या फिर सीएचएसएल में आ सकते हैं, उनको मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप एसएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ऐसी वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एक कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब देखिए दोस्तों, पहला सवाल हमारे पास ये है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चे और राशन पर, शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उनकी उसकी जो मासिक बचत है वो है 3800, तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना है ये आपको बताना है। देखिए सबसे आसान भाषा में आप अगर बात करूं तो आप ये कहेंगे कि इस सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पर है, शेष आय का कह दिया। शुरू में देखो 22% तो घर के किराए पर लगा दिया, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर, लेकिन यहाँ से कह रहा है कि शेष आय जो बचेगा उसका 50% मतलब आधा, उसका आधा शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। तो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि केवल घर के किराए पर और घरेलू खर्चे पर उसने कितना खर्च किया। तो आप बोलेंगे 22% और 20%, इस दोनों जगह पर कितना खर्च किया है, 22% और 20%, सॉरी 22% और 40%, तो दोनों मिलाकर 62% खर्च कर दिया। 62% अगर खर्च कर दिया तो शेष कितना हो गया, शेष हो गया दोस्तों 38%। अब यही कह रहा है कि शेष आय का 50% यानी कि इसका आधा, इसका आधा कितना होगा 19%, और आधा इधर हम लिख देते हैं 19%। इसमें से आधा 50% तो वो शिक्षा पर और अन्य मदों पर खर्च करता है और बाकी का आधा यानी कि 19% वो बचा लेता है। अब सवाल में बचत दिया है 3800 रुपये, यानी कि इस 19% की वैल्यू 3800 रुपये है और हमसे इस 19% की वैल्यू पूछ रहा है और दोनों चूंकि 19% है तो इसकी वैल्यू भी 3800 ही आएगी। इसीलिए अपना आंसर बी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। 3800 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर जो है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एसआई पर, वो 9% से इंक्रीज होकर के 13:1/2% हो जाती है। तो आपको बताना है कि ऐसे जो इंटरेस्ट है वो 3690 रुपये बढ़ जाता है तो मूलधन राशि यानी कि प्रिंसिपल कितनी है। अब सीधी भाषा में मैं कहूँ तो मैं पहले ये कह दूं कि ऐसा सवाल जो है दोस्तों मैंने कई सारा ऐसा करा रखा है। जब मैंने CHSL 2019 का जो सॉल्यूशन किया है, CHSL 2019 में टाइप वाइज मैंने सॉल्यूशन किया है वहाँ पर, यानी कि SI और CI के जितने क्वेश्चन आए थे CHSL 2019 में, उन सबको मैंने एक साथ वीडियो में कवर किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से जाकर देख लें। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने उसमें कर रखे हैं। तो देखिए हम सीधे कहेंगे दोस्तों कि 9% से अगर बढ़कर और 13.5% हो जाती है तो कितने की वृद्धि हो गई, यानी कि कितने का फायदा होगा हर एक साल में। तो आप बोलेंगे दोस्तों 9 4 13 होता है, 4 सही 1/3% का फायदा होगा, 1/2 सॉरी 1/2 है, इतने परसेंट का फायदा होगा, जिसका मतलब है ये 9/2 बनेगा ना, 9/2। एक मिनट, तो ये 9/2 का टोटल फायदा दे रहा है, जिसका मान सवाल में आपको दे रखा है 3690। 9/2% तो परसेंटेज में फ़ायदा हो रहा है, लेकिन रुपए में कितना ब्याज मिल रहा है 3690, तो ये 3690 के बराबर हो गया। अब हमें प्रिंसिपल बताना है तो हम मूलधन को हमेशा 100% लेकर चलते हैं, तो 100% अब निकालना है बस। 9 से इसको गुना कर दो, 9 से इसको काटेंगे तो 9 चौके 36 और 9 एक बार में 0,
तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 41 दूना 82 पर 1 जीरो, तो 100% की वैल्यू 82 पर 1 जीरो तो था ही, 2 जीरो और चिपकेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका वो सही है। आगे बढ़ते हैं अब। तीसरा सवाल देखिए, थोड़ा अच्छा सवाल है, एवरेज का सवाल है। सवाल यह है कि 5 मित्रों का जो औसत आयु है वो है 62,000 रुपये। ठीक है, 5 जो फ्रेंड्स हैं उनकी जो एवरेज इनकम है, एवरेज सैलरी है वो है 62,000। अब इसमें ये कह रहा है कि एक इसमें जो एक दोस्त है इनका, सुरेंद्र जिसका नाम है, उसकी पदोन्नति हो गई, प्रमोशन हो गया उसका, और इससे उसके वेतन में, सैलरी में जो हो गया वो इंक्रीमेंट हो गया, सैलरी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। और सैलरी उसके बढ़ने से जो नया एवरेज बनता है वो कितना बनता है, 64,250 रुपये। तो सुरेंद्र क्या मासिक वेतन में कितने रुपए की वृद्धि हुई ये बताना है। इजी क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। मान लो 5 दोस्त हैं, उसमें मान लो मैं भी शामिल हूँ, और मैं अपना वेतन बढ़ा लेता हूँ। चलो, मैंने देखो पहले से एवरेज था 62,000, यानी कि पाँचों का एवरेज लगभग कितना कितना था, पाँचों का जो मासिक वेतन था वो 62,000 रुपये था। एक कोई है व्यक्ति जिसका एवरेज 62 से बढ़ गया, ठीक है, और इससे क्या हुआ कि सभी लोगों के एवरेज में कुछ बदलाव आ गया और अब नया एवरेज बन गया 64,250। तो हमें बताना है कि जिसका वृद्धि हुआ, जिसके सैलरी में वृद्धि हुई, वो कितनी की वृद्धि हुई। तो हम ये कहेंगे कि देखो, सबका पहले 62,000 था, अब पहले वृद्धि हुआ कितना है बताओ, एवरेज में कितनी वृद्धि हुई है। तो आप बोले हैं कि एवरेज में जो वृद्धि हुई है दोस्तों, वो हुआ है कितना, 2250 रुपये का। आप इसको घटा लो तो 2250 रुपये का वृद्धि हुआ है। 2250 रुपये का एवरेज में वृद्धि हुआ है, यानी कि एक व्यक्ति में 2250 रुपये बढ़ गया है एक व्यक्ति में। लेकिन ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति हैं, टोटल 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति में कितना का वृद्धि हुआ होगा, आप इनको गुना कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, देखो, जीरो का जीरो, 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2 और 22 पचे 110 और 2 112, यानी कि 11,250 रुपये की टोटल वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन जो है वो डी सही है यहाँ पर। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये केवल एवरेज में वृद्धि है, हमसे वृद्धि ही पूछ रहा था। देखो, एवरेज में यानी कि एक आदमी में वृद्धि हुआ है 2250 रुपये का, तो टोटल 5 व्यक्तियों में जितना वृद्धि हुआ होगा वही हमें बताना है। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों में 5 से हमने गुना कर दिया, तो 11,250 रुपये की वृद्धि हुआ है। ये उसकी वेतन में वृद्धि हुई, तभी तो इतना सब में बट गया बराबर बराबर एवरेज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम ए अकेले कितने दिन में करेगा। इजी है, ए 40 डेज में करता है, बी 50 डेज में करता है। और अगर एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। हम इनको पलट लेते हैं, आपने टाइम एंड वर्क का मेरा वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि टोटल वर्क कितना हो गया, यहाँ से टोटल वर्क हो गया 5 चौ के 20, यानी कि 200। अब इसमें से ये कह रहा है कि 5 दिनों तक दोनों ने काम कर दिया। अब ये बताओ कि ए और बी दोनों अगर काम करने लगे, ए और बी दोनों काम करने लगे, तो एक दिन में ये 9 यूनिट का काम करेंगे, और 5 दिन तक अगर काम किए हैं यानी कि 45 काम कर दिए। अब देखो, अगर 200 में से 45 काम ये लोग कर दिए तो कितना अवशेष रह गया, आप बोले कि 155 यूनिट का काम रह गया। और ये काम अब किससे कराना है, एक वो अकेले करना है। तो 155 बटा एक की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो हम 5 नीचे लिख देंगे, और 5 से कटाइएगा तो ये कटेगा 31 टाइम्स, यानी कि 31 अपने आंसर है, 31 बारी में कट जाएगा, 31 दिन उसको और लगेगा। ओके, आगे बढ़ें अब ये सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है दोस्तों, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है, या जितना कॉस्ट प्राइस है उसका 120% प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसकी लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस को 25% इंक्रीज कर दिया जाता है, और सेलिंग प्राइस को यानी कि विक्रय मूल्य को सेम रखा जाता है। तो ऐसे में जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, यानी कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, आपको ये निकटतम पूर्णांक तक सही बताना है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट इंटीजर वैल्यू आपको बताना है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी प्रॉफिट परसेंटेज का। लेकिन प्रॉफिट जो है वो आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य पर गिनना है, यानी कि सेलिंग प्राइस पे निकालना है। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि सवाल में ये दिया है हमें कि जो लाभ है यानी कि प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का 120% है। तो हम ये मान लेते हैं कि देखो, अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो प्रॉफिट कितना होता दोस्तों, 120 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। और ऐसे में एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना बनता, सेलिंग प्राइस। तो आप बोलेंगे 100 रुपये में खरीदा हमने और 120 रुपये का फ़ायदा लेकर के बेचा, तो कितने में बेचा होगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों इसका मतलब कि 220 में बेचा गया है।
100 रुपये की राशि अगर 220 में बेचेंगे तभी तो 120 रुपये का फायदा होगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन समझिए। सेकंड में कह रहा है कि लागत को 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि सीपी कितना हो जाता है 125। ठीक है, इतना हो गया। और विक्रय मूल्य को सेम रखा जाता है, यानी कि ये अभी भी 220 ही है। तो बताना है कि अब जो लाभ होगा वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो बताओ अभी लाभ कितना हो रहा है। अभी हम प्रॉफिट अगर निकालेंगे दोस्तों तो इसको घटाएंगे कि कितना का प्रॉफिट हुआ। तो 220 में से 125 घटाएंगे तो 75 और 20 95। 95 का हमें क्या होगा, लाभ होगा अभी। ठीक है, 95 रुपये का लाभ होगा। और यही हमें बताना है कि ये विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो हम ये बोलेंगे दोस्तों कि हमें 95 का फ़ायदा हो गया। और ये किसका परसेंटेज बताना है, विक्रय मूल्य का। तो नीचे हमने रख लिया 220 और इंटू का 100, यही काम करना है। 10 से 10 और 11 दूना 22 और ये 5 दूना 10। तो 95 को 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25 और 9 पचे 45 और 2 47, इतना बटा 11 होगा। तो 11 से घटाएंगे, 11 चौक 44 और 4 से शुरू होने वाला ऑप्शन 2 है। तो 3 और 5 तो 11 तियाँ 33, लगभग 43 आएगा। तो 43 अपने आंसर है, क्योंकि हमें लगभग में ही बताना है जहाँ तक ये कट सके। 43 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 9216 रुपये। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9216। अब ये कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं तो जो भागफल आता है, कोसेंट आता है, वो आता है 16 और रिमाइंडर 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, यानी कि 16 बारी में पूरा पूरा कट जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखो अगर दोनों संख्या x और y है तो आप कहते हैं कि अगर x को मैं y से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 16 आता है। यानी कि अगर मैं रेशियो बनाऊँ तो 16/1 बना सकता हूँ। और x की वैल्यू को मैं 16 के मान लेता हूँ और y की वैल्यू को मैं 1 के मान लेता हूँ, यानी कि केवल k ही मान लेता हूँ। अब y देखो केवल k है और x कितना है, 16 के है। क्योंकि x और y का रेशियो 16:1 आ रहा था, 16:1 आ रहा था। तो मैंने बोला कि चलो x की वैल्यू को 16 के और y की वैल्यू को ओनली के एज्यूम कर लेते हैं। अब ऐसे में हमें बताना है संख्याओं के बीच का अंतर। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो अगर मैं यहाँ से डिफरेंस देखता हूँ, 16 के में से 1 के घटाता हूँ तो 15 की आएगा। अब आप कहेंगे कि के की वैल्यू चाहे जो भी हो, आंसर जो होगा, आंसर वो 15 से डिविजिबल होगा, 15 से कट जाएगा, 15 का मल्टीपल होगा, 15 से कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार 15 से कौन कटेगा। तो देखो 15 का मतलब कि वो 3 और 5 से कटना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं 5 से कटने के लिए बोलूँगा कि लास्ट में 5 या फिर 0 चाहिए। तो लास्ट में 0 केवल 2 ऑप्शन में है, तो ये तो दोनों चले गए। अब इनको चेक करो कि 3 से कौन कटता है। तो 3 से 360 कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, ये गया। 360 अपना आंसर होगा बस। आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे पूरा सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सवाल देखिए, यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है, एमपी, 3 डिस्काउंट आपको दिया गया है और सक्सेसिव डिस्काउंट है, उसके बाद उसे बेचा गया है, सेल किया गया है 2230.40 रुपीज़ में। तो आपको बताना है कि मार्क प्राइस क्या होगा, एमपी क्या होगा। आपने कभी मेरा परसेंटेज का वीडियो देखा हो या फिर डिस्काउंट का, तो मैंने एक उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट बताया है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट लगाना चाहूँगा। अगर आप दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो कर लें, लेकिन वो कैलकुलेटिव पड़ सकता है आपको। ठीक है, उल्टा सीधा का मतलब हमें लास्ट वाली वैल्यू दे रखा है और शुरू वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो एमपी आएगा हमारा दोस्तों, वो आएगा 2230 और पॉइंट का 40 और इंटू का 100 बाई कितना, पहली बारी में 15% का डिस्काउंट है तो 85। फिर से 100 बाई लिखेंगे कितना, दूसरी बारी में 20% का डिस्काउंट है तो 80 और तीसरी बार में 18% का डिस्काउंट है तो बाई 82। अब मैं यहाँ से डीएस अप्लाई करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने ये तरीका लगाया। तो डीएस अप्लाई करना मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो ये यहाँ पर आप चेक कीजिए कि इसका डीएस कितना है। इसका डीएस तो 1 ही है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, या नीचे रहे ना रहे। यहाँ पर डीएस 8 है और यहाँ पर डीएस कितना है, 8 5 13, यानी कि 4 है। यहाँ पर 8 था और 4 था, तो ये 8 चौके 32, यानी कि नीचे डीएस कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। 32 का मतलब 5 आ गया। अब देखो अगर डिनोमिनेटर का डीएस 5 है तो हमें ऊपर 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऊपर 2 से गुना करके डीएस निकाल लेते हैं। ऊपर 2 से गुना कर लिए। अब देखो इन सब का डीएस तो 1 है, तो गुना करने में एक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इन सबको हम लेंगे नहीं, इन सबको भूल जाओ, केवल इसका डीएस निकालो कितना हुआ। तो आप बोलेंगे देखो 4 3 7 2 9 तो चला गया, तो यहाँ पर केवल 2 बच गया, यानी कि जो फाइनल डीएस आएगा एमपी का वो यहाँ पे 2 बचा और एक जो हम 2 से गुना करा रहे थे, यानी कि 2 2 जा 4 आएगा डीएस। डीएस 4 किसका है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन बी का है, बस ऑप्शन बी का डीएस 4 है, तो ऑप्शन बी अपना सही हो गया। ठीक है, चाहे तो आप काट पीट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव लगने लगेगा, वैसे में यहाँ पर केवल डीएस निकालना है, ईजी है। आगे बढ़ें अब ये अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की तिगुनी ब्याज दर से 4:2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है? मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो, कोई प्रिंसिपल है जो कि हाफ ईयरली काउंट किया जाता है, तो 10% ईयरली इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो 1 ईयर में कितना बन जाता है, वो इतना बन जाता है। ठीक है, यानी कि अमाउंट इतना हो जाता है आफ्टर 1 ईयर। तो ये कह रहा है कि अगर हम प्रिंसिपल को सेम रखें लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3 टाइम्स कर दें, तो ये टाइम दिया गया है आपको, इतने टाइम में प्राप्त होने वाला सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये बताना है। कोई बात नहीं है, हम निकाल लेंगे। देखो, मैं परसेंटेज पे काम कर रहा हूँ, परसेंटेज पर काम करने में डीएस लग जाता है। ठीक है, मैं 2 तरीके आपको बता देता हूँ। अगर आप डीएस जानते हैं तो डिजिटल सम कैसे अप्लाई करेंगे ये बता देते हैं पहले, फिर दूसरा हम पूरा सॉल्व करके दिखा देंगे। अगर आप डीएस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले कहें कि देखो 10% अगर वार्षिक ब्याज दर है और हम अगर हाफ ईयरली जोड़ेंगे, अर्धवार्षिक जोड़ेंगे, तो हमें 5% 2 बार लेना पड़ेगा, 5% 2 बार लेना पड़ेगा, 10% को दर आधा करते हैं और टाइम डबल करते हैं। ठीक है, तो 2 बार अगर 5-5% लेंगे दोस्तों, तो सी आई कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे 5 दूना 10 और पॉइंट का 5 का स्क्वायर 25% बनेगा, ये सी आई बनेगा। लेकिन हमें इतना हो जाता है दिया है, यानी कि ये अमाउंट है। अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट के लिए हम 100 इसमें ऐड करेंगे प्रिंसिपल को। ठीक है, तो दोस्तों अमाउंट कितना होगा? तो आप बोलेंगे अगर मैं इसमें 100 जोड़ देता हूँ तो 110 पॉइंट का 25%, ये अमाउंट बनेगा। और इसकी वैल्यू सवाल में हमें दे रखा है कितना? 29, मैं लिख देता हूँ सही से, 947.50 ये दे रखा है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम पहले से रेट ऑफ इंटरेस्ट को ट्रिपल कर लें तो इतने वर्ष में कितना एसआई प्राप्त होगा। एसआई का मतलब आर इंटू टी परसेंट होता है, तो हम आर और टी को गुना कर लेते हैं। पहले एसआई इधर निकाल लेते हैं कि एसआई आएगा कितना। तो आप बोलेंगे दोस्तों आर तो लेना है 30%, पहले का 3 गुना हमने 30 ले लिया, और टाइम है 5 चौके 20 और 2 22/5, तो ये 5 छक 30 और 22 छक 132% की वैल्यू हमें निकालनी है ओवरऑल। बात समझ रहे हैं? हमें वैल्यू बतानी है 132% की। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें इसकी वैल्यू पता है और हमें 132% की वैल्यू बतानी है। बताइए क्या करें अब यहाँ से आप जो तरीका अपना लें वो आपके ऊपर है। आप यूनिट डिजिट अप्लाई कर लें या फिर आप डीएस अप्लाई कर लें, जो करना है आप कर लीजिए। तो मैं आपको डीएस लगाकर यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर डिजिटल सम अप्लाई करें तो कैसे बनेगा। देखिए, यहाँ पर पहले डीएस लगाने के लिए आप इस साइड का इसका डीएस देखेंगे कि कितना है। तो आप बोलेंगे कि 5 2 7 और 2 9, ये 9 बन जा रहा है। अगर डीएस 9 बन रहा है तो 9 से दोनों तरफ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वापस डीएस लगेगा। तो 9 से इसको भाग करो, ये 9 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये कितनी बारी में जाएगा? देखिए 9 एक बारी में, 1 मिनट, ये 9 एक बारी में कटेगा और फिर 2 जीरो आएगा, 9 दूना 18, फिर 2 2 तो 9 दूना 18 और 9 पचे 45, ये लगभग इतना आएगा। देखो पॉइंट का कोई रोल नहीं होता है डीएस में, तो मैं पॉइंट और परसेंटेज को भूल जाता हूँ, इनका कोई रोल नहीं रहता है डीएस में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको भी 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 दूना 18 और फिर 2 और 9 9 तियाँ 27 और फिर 2 7 और 5, इतना आएगा लगभग। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब हम डीएस पर बात करते हैं कि अब एलएचएस का डीएस कितना है। तो आप बोलेंगे कि एलएचएस का डीएस अब कितना है दोस्त? तो आप बोलेंगे 5 2 7 और 2 9, 9 तो चला गया, तो एक की वैल्यू अब कितनी आ गई? इधर डीएस निकालिए, तो ये 5 7 और 2 9 तो लेते नहीं हैं। अब देखो 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू एक ही आ गई। एक यूनिट की वैल्यू अगर एक आ गई तो इसकी कितनी आ गई? देखो ये कितना है डीएस में, 3 और 2 5 और 1 6, तो इसकी जो डीएस आएगी वो 6 आएगी। तो हमें 6 डीएस चेक करना है ऑप्शन में। डीएस 6 किस में है चेक कर लो एक बार। पहले ऑप्शन की बात करें तो आप बोलेंगे दोस्तों 8 2 10 और 5 15, 15 का मतलब डीएस 6 तो पहले का ही आ गया, यही अपना आंसर हो गया। बाकी का भी चेक कर लेते हैं, 6 किसी में आता तो नहीं है, इसका नहीं आ रहा है, 7 2 9 इसका भी नहीं आ रहा है, 6 2 8 5 13 इसका भी नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन ए हमने डीएस से कर लिया।
अब रह गया कि अगर सॉल्व करना होता तो या तो इसी को आप काट पीट करके और यहाँ से 132% की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं से काट लेते और 132% की वैल्यू निकाल लेते। और एक बात हम ये भी कह सकते थे दोस्तों कि 132 का मतलब आंसर 11 से कटेगा, लेकिन उसके लिए हमें चेक करना पड़ता कि ऊपर कोई 11 से कट तो नहीं रहा है। देखो, अगर हमें 132% की वैल्यू निकालनी थी तो मैं ये कह सकता था दोस्तों कि ये 11 इंटू 12 है, ये 11 इंटू 12 है, तो आंसर 11 से कटेगा और हो सकता है 12 से भी कटे, 11 12 दोनों से कटेगा। लेकिन पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इनमें से कोई 11 से कट रहा है या नहीं। तो अगर आप ये चेक कर पाओ तो अच्छा है। देखो, चेक करके एक बार देख लेते हैं तो हम ये कन्फर्म हो जाएंगे कि आंसर 11 से कटेगा। अगर इसकी बात करें तो ये है, देखो अल्टरनेट नंबर जोड़ते हैं ना, तो ये 1 हो गया और 5 और 1 6 हो गया, और ये 2 और 1 3, ये तो 11 से नहीं कट रहा है। इसको चेक करो, ये 11 से नहीं कटा। इसको चेक करते हैं तो देखो 9 और 2 11 और 7 कितना हो गया हमारे पास, 11 और 7 हो गया 18, और जीरो ये 18 आ गया, और माइनस का 5 और 4 9, तो ये 9 आ गया। 11 से कोई भी नहीं कट रहा है, यानी कि आंसर जो होगा हमारा वो 11 से कटेगा। 11 से कौन कट रहा है चेक करो, अल्टरनेट नंबर जोड़ते हैं तो आप बोलेंगे ये 2 का 2 और जीरो, तो ये 2 आ गया, और 8 5 13, देखो 13 में से 2 जाएगा तो 11 आएगा, यानी कि ये 11 से कट रहा है। ये देखो 2 का 2 4 2 6, ये नहीं कट रहा है, ये तो 27 ये नहीं कटेगा, ये 5 2 7 ये भी नहीं कटा। ठीक है, तो 11 से ऑप्शन नहीं कट रहा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या पूरा पूरा आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व जैसे करते हैं आप ऐसे कर लेंगे कि देखो 10% था पहले, तो हमें 5% लेना था 2 साल के लिए, तो आप बोलते 5% का मतलब 1/20 यानी कि 20 से 21 बन जाएगा, और 2 साल का बात है तो स्क्वायर कर लेते और आप यहाँ से घटा करके और ऐसे बना लेते, बन जाता। लेकिन ऐसे आपको थोड़ा काट पीट करने में टाइम लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक महिला को मंदिर जाने में, पैदल जाने में, मंदिर तक पैदल जाने में और वहाँ से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है तो 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिया जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, आधा समय पूछा है। ठीक है, एक लेडी है जो कि टेम्पल तक जाती है, एक बार पैदल जाती है ऑन फुट, ठीक है, और एक बार वो जाती है सवारी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि देखो, अगर देखो सबसे पहले कंडीशन में आप ऐसे कहें कि देखो पैदल और प्लस की सवारी, ऐसे में कितना लग जाता है उसको, 3 घंटे और 20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन कह रहा है कि यदि वह दोनों ओर सवारी का इस्तेमाल करे यानी कि 2S, दोनों ओर सवारी से चले तो 2 घंटे कम समय लगेगा। 3 घंटे और 20 मिनट से 2 घंटे कम समय लगेगा, यानी कि 1 hour and 20 minute लगेगा, यही लगेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि ये बता दीजिए दोस्तों कि अगर वह दोनों ओर पैदल चलती तो उसका आधा समय कितना लगता। दोनों ओर पैदल का मतलब केवल पी, देखो दोनों ओर पैदल का मतलब 2P हुआ, लेकिन आधा समय पूछ रहा है तो हमें केवल P बताना है बस। तो ये बताओ कि केवल हम घटा लें, यहाँ पर बात बन जाएगी। हम यहाँ से S की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। हमें देखो P प्लस S की वैल्यू कितना दिया है, 3 hour and 20 minutes, और हमें P बताना है। तो इस यहाँ से हम S लिखते हैं तो इसको आधा करेंगे, 1 घंटे 20 मिनट का आधा कितना होगा, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट हो गया, 80 मिनट का आधा कितना हो गया दोस्तों, 40 मिनट। तो हम केवल 40 मिनट को घटा लेंगे इसमें से। देखो इसमें से S को घटाएंगे तो हमें P की वैल्यू पता चल जाएगी, और 3 घंटे 20 मिनट में से हमें 40 मिनट घटाना है। तो हम ये कहते हैं कि 3 घंटे 20 मिनट में से 60 मिनट तो उसको दे देते हैं, तो 2 घंटे बच जाएंगे, और 60 मिनट और ये 20 मिनट, 80 में से हम 40 घटा देते हैं तो 40 मिनट बचेगा हमारा, यानी कि 2 घंटे और 40 मिनट। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। मैंने क्या किया, आप वापस से बात को समझ सकते हैं। मैंने बोला आपको कि 3 घंटे और 20 मिनट में से हमें 40 मिनट घटाना है, तो आप चाहो तो पहले ही 20 मिनट घटा लो तो 3 घंटा बच जाएगा, और 20 मिनट घटाना है तो 2 घंटे 40 मिनट। आगे बढ़ें। अब एक ये सवाल देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है आपको कि x प्लस वाई माइनस जेड, रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w, और रेशियो 2x प्लस जेड माइनस का w, ये जो है ये 2:3:1 है। तो आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ दोस्तों कि आपने मेरा अलजेब्रा का वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने बोला कि देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है, या फिर 2k मान लेते हैं, लेट से 2k मान लो, कुछ भी मान लो,
तो आप बोलेंगे कि एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हो गए। तो यहाँ पर हम किसी को अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं, एक को गायब कर देते हैं, ठीक है। या पूरा पूरा अगर आप 3 इक्वेशन भी बनाएंगे तो आप वेरिएबल काउंट कीजिए, वेरिएबल कितने हो रहे हैं हमारे पास। इसमें 3 वेरिएबल हैं और इसमें एक्स्ट्रा एक डब्लू आ गया, 4 वेरिएबल हैं, ठीक है। 4 वेरिएबल हैं और 3 ही वैल्यू है हमारे पास, तो एक वेरिएबल को हम जीरो बना देंगे इसमें से किसी एक को। मान लो हमने जेड को जीरो बना दिया, तो ये जेड यहाँ से साफ हो गया, यहाँ से भी साफ हो गया और इसमें से भी साफ हो गया। अब आप बोलेंगे एक्स प्लस वाई अगर 2 यूनिट के बराबर है तो क्यों ना हम एक्स और वाई को बराबर बराबर मान लें 1 1। अगर एक्स और वाई को 1 1 मान लेंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में देखिए यहाँ पर आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि y और प्लस 2w मिलके 3 आना चाहिए। तो y की वैल्यू को तो हमने 1 मान रखा है। अब अगर 1 और प्लस 2w की वैल्यू 3 है तो यहाँ से बताओ कि 2w की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये 1 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि w को भी हमें 1 मानना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि x y और w तीनों को 1 मानेंगे और z को तो मैंने 0 ही बना दिया है, ठीक है। मैंने ये बोला दोस्तों, आप वापस से एक बात समझिए, मैंने बोला कि अगर हम x और y दोनों को 1 1 ले लेते हैं तो ये 2 बन जा रहा है। लेकिन अब 1 1 पर हमें w को भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो सेकंड कंडीशन में हमें बचा है y माइनस 2w, सॉरी y प्लस 2w बराबर का 3। यहाँ पर देखिए, तो अगर y माइनस 2w बराबर का 3 है तो y की जगह पर मैं ये 1 लिख दे रहा हूँ और प्लस का 2w बराबर का 3, और यहाँ से w का मान मैंने कैलकुलेट किया 1। अब हमें जो निकालना है इसमें निकाल लो। देखो जेड तो साफ हो गया क्योंकि जेड 0 है। 5w का मान कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, और माइनस 3x का मान कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, क्योंकि w और x तो 1 1 है, तो उसकी जगह पर 1 पुट करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये नीचे 3w लिखना है तो केवल 3 लिखेंगे क्योंकि w का मान 1 है। अब 5 में से 3 जाएगा तो 2/3 आ गया, यानी कि 2:3 आएगा। दैट इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है आपको दोस्तों कि ये डायमेंशंस दे रखे हैं। इन डायमेंशंस के लोहे का एक क्यूबाइड है जिसको पिघला करके मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बनाया गया है, तो उस स्फीयर की आपको रेडियस बतानी है कितनी होगी। तो इजी क्वेश्चन है, जब भी पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो ऐसे में वॉल्यूम सेम रह जाता है, यानी कि आयतन सेम रह जाता है। तो हम लिखेंगे गोले का आयतन दैट इज 4/3 एंड पाई आर क्यूब। पाई का मतलब 22/7, क्यूब यानी कि आर क्यूब, और ये किसके बराबर आएगा, ये इसकी वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 24:5 इंटू 16:5 और इंटू 12। ओके, अब यहाँ से जो कटने लायक है आप काट लीजिए। तो पहले हम 11 से कटाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं इस 4 से काट देता हूँ इसको, ये 4 तियाँ 12 कट जाएगा, ठीक है। और ये 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये कटेगा, देखो अगर 11 से काटें इसको तो ये 11 एक बार में, और 11 पच्चे 55 इतना आ जाएगा। तो आर क्यू बराबर हमारे पास बच गया, देखो ये 3 और इंटू का ये 7 और इंटू का ये जो भी बचा है हमारे पास 14:5, फिर ये 1:5 और इंटू का 3। अब यहाँ से देखो एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि अब अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो इनका क्यूब रूट निकलेगा। अब क्यूब रूट में देखो 7 भी है, 3 भी है, तो डेफिनेटली अगर ये परफेक्ट नंबर बनेगा तो आंसर 7 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। आंसर जो आएगा आर की वैल्यू वो 3 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 से कौन कट रहा है, देखो 11 तो नहीं कटेगा, 3 से 8 भी नहीं कटेगा, ये 5 1 6, ये 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास 10.5। इसीलिए मैंने आंसर को हाइड कर दिया ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आंसर देख के केवल कर दे रहा हूँ, कि आंसर देख के यूनिट डिजिट लगाना आसान होता है, आंसर देख के ये सब तरीके लगाना आसान होता है। लेकिन मैं तमाम तरीके आंसर को हाइड करके लगा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हमें आंसर नहीं मालूम हो फिर भी हम ये तरीके कॉन्फिडेंटली लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 3 का मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, आप 7 का भी मल्टीपल ढूंढते तो भी एक ही आंसर मिलता आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 3432 में जोड़ने पर, यानी कि इस नंबर में ऐड करने पर जो सम मिले वो इन सब से टोटली डिविजिबल हो जाए, पूर्णतः कट जाए, ठीक है। पूर्णतः कटने के लिए देखो क्या चाहिए बताओ, अगर आप 10 से पूर्णतः कटाना चाहते हैं तो ये लास्ट डिजिट को हमें 0 बनाना पड़ेगा। लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, ठीक है। लास्ट डिजिट को हमें किसी भी कीमत पर 0 लाना पड़ेगा, तभी तो वो 10 से कटेगा। तो हमें बताओ 2 को हम 0 कैसे बना सकते हैं। 2 को 0 बनाने के लिए हमें प्लस का 8 करना पड़ेगा। तो हमें यहीं से पता चल गया दोस्तों कि हमें 8 ही जोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात ये है, अगर हमने 8 नहीं जोड़ा, कुछ और जोड़ दिया तो ये 10 से नहीं कटेगा, लेकिन सवाल के हिसाब से इन चारों से पूरा पूरा कट जाता है, टोटली
डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो टोटली डिविजिबल होने के लिए हमें 8 ही जोड़ना पड़ेगा ताकि यूनिट डिजिट 0 बने, और यूनिट डिजिट 0 बनेगा तभी तो 10 से कटेगा। बताओ, आगे बढ़ते हैं। अब मज़ा आ रहा है जरूर से वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। ये सवाल देखो, अब एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मैंने ले लिया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आता ही है एक ना एक क्वेश्चन। सबसे पहले ऑफ की क्रिया करते हैं, तो इसको हम काट लेते हैं। 7 चौक 28 और 5 चौक 20 आ जाएगा। तो ऊपर की वैल्यू क्या है देखो, 20 और 5 25.75 में से हमें 4.5 घटाना पड़ेगा। सबसे पहले बात समझिए, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि हम 7 से इसको काटते हैं। एक मिनट, ये ऑफ की क्रिया को पहले करेंगे। ऑफ मतलब का, तो ये 7 चौक 28 कट जाएगा और 5 चौके जो आएगा ऊपर 20, और 20 में हम ये ऐड कर देंगे। तो 20 और 5 25.75, उसमें से हमें 4.5 घटाना है। 25.75 में से हमें 4.5 यानी कि 4.50 घटाना है। कुल मिलाकर बात यही आएगा। तो पहले 25 में से 4 घटा दो तो 21 बचेगा। 21.75 में से 50 घटा देंगे तो 21.25 ऊपर बच गया। नीचे की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, तो ये पहले हम घटा लेते हैं। कितना बचेगा देखिए, 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ का मतलब इंटू हम लिख लेते हैं, इसको घटाएंगे तो ये 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12.4। और प्लस का इनको भी हम गुना कर लेते हैं तो ये बचेगा 5 नीम 45 का 5 हाथ में बचेगा 4, और 23 बचे 115 होता है, और 4 119 इतना बनेगा। और यहाँ पे पॉइंट भी लगेगा एक। ये 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12 और 4 एक बारी में, तो ये 3 तियाँ 9 हो गया, और 3 एकम 3, तो 9.3 और प्लस का आ गया 11.95। इनको जोड़ लेते हैं तो ये कितना बनेगा देखो, 5 का 5 और ये 9 3 12 का 2 और 11 और 9 21 और 1 22.25 बन गया। ये 22.25 आने लगा, नहीं नहीं सॉरी 21.25 यानी 11 और 9 20 आएगा। ये भी 21.25 आएगा। तो कुल मिलाकर ऊपर भी 21.25 और नीचे भी 21.25 आ गया। तो ये कट के और कितना आ जाएगा 1, एक्चुअली में 21.25 ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है दिस इज करेक्ट। अब ये सवाल देखो, ये कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के लिए इतना के अनुपात में मतदान हुआ यदि सभी वैध मत हैं, यानी कि टोटल जो वोट हैं वो वैलिड हैं, और जो जीता है यानी कि जो विनर है उसको इतना वोट मिले हैं, तो टोटल वोट कितने डाले गए हैं। इजी क्वेश्चन है। देखो रेशियो देख के तो पता चल जाएगा कि विनर कौन है। इस दोनों में से विनर 10 वाला है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो विनर है। तो 10 की वैल्यू हमें दे रखी है सवाल में, कितना 156 और 200, और हमें बताने हैं 3 और 10 टोटल 13 की वैल्यू बतानी है। अब ये बताओ, एक जीरो से एक जीरो काट लें, 13 की वैल्यू निकालेंगे तो 13 दूना 26, लास्ट में 6 आएगा और 0 आएगा। 6 और 0 किसके लास्ट में है, इसके लास्ट में है। तो ये अपना आंसर हो गया, बस खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। अब ये सवाल देखिए, ऐसा सवाल मैंने शुरू में ही एक करा दिया है। सवाल है कि अर्धवार्षिक रूप से यानी कि हाफ ईयरली रूप से काउंट करने पर सीआई जो बनता है 8% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर जो धनराशि है वो एक साल की समाप्ति पर यानी कि आफ्टर 1 ईयर वो कितना हो जाता है 20,280 इतना रुपया हो जाता है। ठीक है, 20,280 रुपये बन जाता है। आपको बताना है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर ही काउंट किया जाए तो 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज 2 साल का। तो मैं परसेंटेज में ही बात करता हूँ क्योंकि मुझे डीएस लगाना ज़्यादा इजी लगता है परसेंटेज में ही, तो मैं परसेंटेज में ही बात कर लेता हूँ। देखो 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली काउंट करोगे तो ये 4% 2 बार बनेगा। ठीक है, समय डबल और दर आधा हो जाएगा। तो यहाँ से सीआई आपको कितना मिलेगा देखो, सीआई मिलेगा हमारे पास दोस्तों कितना हो जाएगा 4 4 8 और 0.44 का 16%। लेकिन ये इतना हो जाता है तो एक्चुअली में ये अमाउंट है, अमाउंट के लिए हमें 100 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज 108.16%। इसकी वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 20280, और हमें बतानी है 2 साल का सीआई कितना होगा। तो आप बताओ 8% के हिसाब से 2 साल का सीआई कितना बनेगा, 8 दूना 16 और 8 अट्ठे 64, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। सीआई मैंने डायरेक्ट मुझे परसेंटेज में सीआई निकालना ज़्यादा इजी लगता है जब वो 2 साल का हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही काम करने वाला हूँ दोस्तों। देखो मैं 16 और 0.64 इसकी परसेंटेज वैल्यू मैं काउंट करने वाला हूँ। ये सीआई बन गया 2 साल का 8% के हिसाब से। 8 दूना 16 और 0.8 का स्क्वायर 64, ऐसे हम काउंट करते हैं। ठीक है, अब आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं इसको, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है, आप चाहे तो कटा सकते हैं या फिर डीएस लगा सकते हैं। तो मुझे डीएस ज़्यादा इजी लगता है तो मैं डीएस ही अप्लाई करूँगा। आप चाहे तो इसको काट करके और इससे गुना करके भी ला सकते हैं। ठीक है,
4 और 1 5, 6 6 12 और 5 17, 7 1 8। चलो कोई बात नहीं, इसको निकालते हैं। देखो तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 8 और 1 9 तो लेते नहीं है, तो 6 और 1 7 की वैल्यू है। तो 7 की वैल्यू जब दी रहती है तो हमें दूसरी तरफ 4 से गुना करना पड़ता है। तो इसको हम 4 से गुना करके डीएस निकालेंगे। तो ये देखो कितना आएगा, 8 2 10 और 2 12, यानी कि 3 चौके 12, यानी कि डीएस 3 आ गया। ठीक है, डीएस यहाँ पे 3 आ गया। तो और इसके डीएस से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे फाइनल डीएस कितना निकलेगा। तो ये कितना है दोस्तों यहाँ पर, तो आप बोलेंगे 6 4 10, 10 और 6 16 और 1 17, यानी कि 7 और 1 8 है। तो 8 की वैल्यू हमें बतानी है, तो दूसरी तरफ 8 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 8 और गुना का 3, 8 तियाँ 24, और 24 का मतलब 4 और 2 6। तो डीएस कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। आप डीएस 6 फाइंड आउट कर लीजिए किस में है। पहले ऑप्शन में देखो तो 3 और 1 4 और 2 6, पहले ऑप्शन में तो आ जा रहा है डीएस 6। सेकंड ऑप्शन की बात करें, 7 2 9 लेते ही नहीं है तो 5 बच रहा है, 6 3 9 लेते ही नहीं है 2 बच रहा है, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए हो गया। आप कटा लो या फिर डीएस कर लो, डीएस ज़्यादा ईजी है। ठीक है, या फिर आप लास्ट टू डिजिट पर भी काम कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट पर भी काम करोगे तो भी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, इसमें ये कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, रोम्बस का एरिया बताना है, जिसमें एक साइड जो है वो 10 है और एक डायगोनल है 12। देखो एक डायगोनल अगर 12 दे दिया, पहले ये समझ लो कि मान लो ये रोम्बस है अगर, तो आपको पता होगा कि ये दोनों डायगोनल जो होते हैं वो एक्चुअली में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। ठीक है, और एक डायगोनल जो है वो 12 है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 6, और ये भी 6 हो जाएगा। नहीं, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। और ये एक भुजा है 10, यानी कि ये 10 है। तो देखो ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना आएगा दोस्तों, डेफिनेटली ये 8 आएगा। कैसे, आपने ये पढ़ा होगा 3 4 5 का ट्रिपलेट। तो ये 3 का डबल है, ये 5 का डबल है, तो ये 4 का डबल आ जाएगा 8। तो हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया कि ये 8 हो गया। दिस वन इज 8। अब हमें एरिया बताना है, तो रोम्बस का एरिया 1/2 और d1 इंटू d2, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो हम पहला विकर्ण लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8, 8 दूना 16, और इंटू का दूसरा विकर्ण, एक विकर्ण तो 12 ही है। अब इसको कटा लो, 2 छक 12 और 16 छक 96, 96 इज द आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये सवाल भी मैंने परसेंटेज में करा दिया है। परसेंटेज आप CHSL की जो परसेंटेज वाली वीडियो है वो आप जाके जरूर से देख सकते हैं। उसमें CHSL 19 में जितना भी परसेंटेज का क्वेश्चन आया था मैंने सॉल्व किया है। सवाल है कि 25% कमी हो जाती है कीमत में, प्राइस 25% रिड्यूस हो जाता है, और इससे राधा जो है वो 1200 रुपये में 10 kg जो चीनी है वो अधिक खरीद सकती है। तो आपको बताना है चीनी का प्रति केजी मूल्य कितना होगा। तो इजी सवाल है। देखो 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब 1/4, यानी कि अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आप कहेंगे दोस्तों कि प्राइस जो होगा ये 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। 1/4 लेस हो जाता है, 25% लेस होने का मतलब 4 से 3 हो गया। और अगर प्राइस इतना हो गया दोस्तों, तो जो मात्रा होगा, मात्रा यानी कि कंजम्पशन आप लिख सकते हैं चाहे तो, मात्रा में क्या चेंजिंग आएगा कि ये 3 के बदले में अब 4 खरीद पाएगी, उल्टा हो जाएगा। सवाल में 10 केजी ज़्यादा खरीद पा रही है, यहाँ पे कितना ज़्यादा खरीद पा रही है, एक यूनिट की वैल्यू सवाल में 10 केजी है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो दोस्तों आप बोलेंगे 3 की वैल्यू 30 केजी, यानी कि वो पहले कितना चीनी खरीदती थी, 30 केजी चीनी खरीदती थी। ये ओल्ड है, यानी कि पहले पुराने समय में वो 30 केजी चीनी खरीदती थी। अभी का अगर हम बात करेंगे कि अभी वो कितना चीनी खरीदती है, तो अभी आप बोलेंगे 4 यूनिट खरीदती है। 4 यूनिट का मतलब एक यूनिट अगर 10 है तो 4 यूनिट कितने हो जाएगा, 40 केजी, यानी कि अभी वो 40 केजी चीनी खरीदती है। तो अगर हमसे चीनी पूछता तो हम चीनी का ये बता देते कि मात्रा कंजम्पशन कितना था, पहले 30 केजी था, अब 40 केजी हो गया। लेकिन हमसे पूछा है कि रेट क्या है चीनी की, मूल कीमत, मूल मतलब स्टार्टिंग वाली। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाली में देखो 30 केजी चीनी खरीदती थी वो, ये बात आप समझ रहे हैं। स्टार्टिंग में वो 30 केजी चीनी खरीदती थी 1200 रुपये में। अगर 1200 रुपये में 30 केजी चीनी खरीदा गया है तो 1 केजी की कीमत कितनी हो गई, सीधी सी बात है, 1200 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे, 1200 बटा 30, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 40 रुपीज़ पर केजी पहले दाम था। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे बोला गया 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 रुपये के मूल्य पर खरीदा गया, उसमें से एक को 12.5% के लॉस पर बेच दिया गया। ठीक है, और अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया जिससे पूरे सौदे में 20% का प्रॉफिट हो जाता। तो 2 वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से समझिए, देखो 3 वस्तुएं हैं जिनमें से हर एक को 200 रुपये के कॉस्ट प्राइस पर खरीदा गया है, और एक वस्तु को 12.5% के लॉस पर सेल कर दिया गया, और बाकी के जो 2 वस्तु बचते हैं उनको उस रेट पर सॉल्व किया गया है, सॉरी उस रेट पर सेल किया गया है जिससे कि
पूरे सौदे में, पूरे बिजनेस में, पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट होता, तो आपको बताना है कि दो वस्तुओं को केवल कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। देखिए, मैं ये कह लेता हूँ कि देखो, सबका सीपी कितना है दोस्तों, 2-200 है। अगर सबका सीपी 2-200 है तो फाइनल सीपी कितना बना होगा, तो 2-3-600 फाइनल सीपी, टोटल मिला करके जो सीपी बनेगा, टोटल सीपी वो 600। तो एसपी कितना होगा, देखो ये कह रहा है कि पूरे सौदे पर 20% का लाभ होना चाहिए। तो पूरे सौदे पर 20% लाभ होने के लिए एसपी कितना होना होगा, इसका 120%। 600 का 120% कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, यानी कि 720 रुपये बन जाएगा। सीधी सी बात है, 720 रुपये बनेगा। ठीक है, देखो 100 पर 120% तो 120 ही रहेगा, लेकिन ये 6 गुना है तो उसका 6 गुना 720 बनेगा। ठीक है, तो 720 रुपये फाइनल सेलिंग प्राइस चाहिए। अब ये कह रहा है कि देखो, तीनों का जो दाम है वो 2-200 है। तीनों का दाम है 2-200। पहले जो 200 की वस्तु है, पहले वाली, ये कितने में बेचा गया है दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि ये सारा 12% की हानि पर बेचा गया है। इसका एसपी कितना होगा, देखो मैं तीनों को ऐसे लिख देता हूँ समझने के लिए कि पहला भी 200 है, तीसरा भी, तीनों 200। इसका जो एसपी बनता है वो कितना बनता है, फर्स्ट वाले का आप बोलेंगे सारा 12% का लॉस हो जाता है। सारा 12% का मतलब 1/8 का लॉस होता है। तो मिलता कितना है, तो आप बोलेंगे दोस्तों, मिलता है यहाँ से 7/8 मिलेगा। 200 का 7/8 कितना हो जाएगा, निकाल लो। 200 का 7/8, ये 8 से 25 अठे 200 कट जाएगा, तो 25×7 175 रुपया तो यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब देखो, अगर 175 यहाँ से मिल गया तो इन दोनों के पास से कितना रुपया मिलना चाहिए, बताइए आप। टोटल हमें 720 रुपया चाहिए। फाइनल जो हमें एसपी लाना है, सेलिंग प्राइस, वो 720 लाना है, जिसमें से मैंने पहले वस्तु को 175 में बेच दिया। तो अब 720 में से जितना बच जाएगा उसी में दोनों वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो हम इन दोनों का जो एसपी निकालेंगे, ये कितना निकलेगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों 720 में से 175 लेस कर दीजिए, तो आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 11 में से 7 जाएगा 4, 545 रुपये। यानी कि शेष जो दो वस्तुएं हैं, इनको 545 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। 455, सॉरी 545। तो आपको बताना है कि इनको कितना लाभ पर बेचा गया। आप देखो, इनका प्राइस कितना था, 400 रुपये था। 200 और 200, 400 दो वस्तुओं का, लेकिन बेचा गया कितने में, 545 में। तो कितने का फ़ायदा हो गया दोस्तों, तो आप बोलेंगे 145 का फ़ायदा हो गया, कितने पर, 400 पर, और गुना का 100। यही हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4×3=12 कटेगा। ठीक है, और 2×5 तो 4×6=24, 3×6 से शुरू होगा, और 3×6 से एक ही ऑप्शन शुरू है, वो है ऑप्शन सी। ठीक है, आप पूरा कैलकुलेट देखो, 1/4 बचेगा तो वो 2.5 ही बनता है, तो ये यहाँ पे 2.5 बनेगा। ठीक है, जो भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब। ये अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि अगर 9,000 रुपये की राशि जो है, 9,000 रुपये का प्रिंसिपल है, अगर 5% एसआई के एसआई पर 3 वर्षों के लिए अगर उधार लिया गया है, यदि यह 7% की दर से 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ कितना है। आसान भाषा में मैं बताऊं आपको, सवाल तो कह रहा है कि 9,000 रुपया किसी ने उधार लिया, और वो 5% के हिसाब से 3 साल के लिए उधार लेता है, लेकिन उधार लेकर उसी समय वो किसी और को दे देता है 7% के हिसाब से 3 सालों के लिए। तो बताना है कि उसे कितना लाभ होगा, ये बताइए। तो मैं ये कहूँगा कि पहले कंडीशन में देखो, यहाँ पर एसआई कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे 5×3=15% का एसआई बन रहा है। सेकंड कंडीशन में वो 7% 3 साल के लिए देगा, तो 7×3=21% का एसआई होगा। तो फायदा कितने का होगा दोस्तों, 9%। 9% का फायदा होगा। 9% किसका दोस्तों, 9,000 का। तो 9,000 का 9% निकाल दो। ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये 2 जीरो से 2 जीरो और 9×9 81, 810 रुपये आएंगे। ओ, 1 मिनट, कहाँ पर गड़बड़ हो गया, 15 और 6 21, अच्छा ये 21 आएगा ना यहाँ पे। दिस वन इज 6। अगर ये 6 होता तो यहाँ पे भी 6 आता, तो 9×6=54, ये नहीं आता। 540 इज द आंसर, 540 रुपये। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, यहाँ कह रहे हैं दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल है 2426 रुपये। अगर उसमें से एक संख्या का स्क्वायर रूट 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर दोनों संख्या ए भी होता तो देखो, एक संख्या का स्क्वायर रूट यानी कि रूट ए लेट से 7 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाती दोस्तों, 49 हो जाती। और यहाँ पे ये दिया है कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कितना है हमारे पास, 2 4 और 260 है। अब अगर ए स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 49 का स्क्वायर होता है, 49 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 4 और 2 6 है, तो ये बताओ, हम यूनिट डिजिट पर अब काम करते हैं। यूनिट डिजिट, 9 का स्क्वायर 81, लास्ट में 1 आएगा,
तो बी स्क्वायर की वैल्यू देखो 6 में से ये 1 लेस करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। तो इसका मतलब बी का जो भी आंसर होगा उसमें लास्ट में 5 आएगा और लास्ट में 5 केवल 5 वाले में ही है, तो 5 अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि 400 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से एक रेलगाड़ी तय करती है। यदि उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दिया जाए तो उसे वही दूरी तय करने में 2 घंटे का कम समय लगेगा। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की नॉर्मल स्पीड कितनी है। स्पीड को अगर मान लो मैं एक्स मान लूँ, एक्स किलोमीटर पर आवर, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि पहले जो टाइम लगता होगा वो 400 और बटा एक्स लगता होगा, दूरी बटा चाल, ये समय होता है डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। तो दूरी 400 है, चाल x है, तो 400 बटा एक्स ये टाइम लगता होगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर स्पीड को 10 हम बढ़ा दें, 400 बटा एक्स प्लस 10 कर दें, तो जो टाइम आएगा वो 2 घंटे कम लगेंगे। तो हम -2r कर देते हैं, माइनस इतना इक्वल टू 2। अब यहाँ से ऑप्शन वेरीफाई कर लीजिए। अब मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन तो वही लेंगे जो ये इंटीजर वैल्यू दे, यानी कि x का मान वही होगा जो 400 को कटा दे। x का मान वही लेना पड़ेगा जो 400 को कटा दे, तभी इंटीजर वैल्यू आएगी। अब देखो इसमें से 400 को कौन कटा सकता है, 25 कटा सकता है और 40 कटा सकता है, ये तो नहीं कटाएंगे। लेकिन एक बात और, जब हम x में 10 जोड़ेंगे तो भी वो 400 को कटाना चाहिए। तो देखो अगर मैं 25 में 10 जोड़ूंगा तो 35 बनेगा और 35 400 को नहीं कटा पाएगा, तो ये तो गया। 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 आएगा और 50 400 को कटा देगा। तो हमारा जो आंसर आ गया x की वैल्यू वो 40 आ गया। बस खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 2 प्राप्त हो। तो बताओ, हम डायरेक्ट भाग ही करके देख लें किसमें 2 मिलेगा। हम 12 से भाग करते हैं, 12 से अगर इसको भाग करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 12 तियाँ 36 और 4 और 2, तो 12 तियाँ 36, 6 बच जाएगा ना, तो ये तो गया। यहाँ पर रिमाइंडर नहीं मिला उतना, तो ये तो खेल खत्म हो गया इसका। इसमें उतना बचा ही नहीं रिमाइंडर, हमें 2 लाना है रिमाइंडर ना। 12 तियाँ 36, 6 और 2, अच्छा रिमाइंडर यहाँ 2 मिल जा रहा है। 12 से भाग करेंगे तो 12 तियाँ 36 और 6 और 2 बचेगा, 12 पचे 60, रिमाइंडर 2 मिल रहा है। इसमें 12 से डिवाइड करो तो 12 पचे 60, फिर 32 बचता है तो रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा। इसमें 12 से 84 तो 4 ही बच जाएगा। इसमें 12 से भाग करेंगे, 12 एक बार में 9 और 2 नहीं। ए हो गया आंसर, काम खत्म। जिसमें रिमाइंडर 2 बच गया, हो गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि आयत की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका एरिया जो है वो 4900 मीटर स्क्वायर है। आयत की चौड़ाई 20 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कोई बात नहीं है। देखो पहले चौड़ाई तो 20 है, हमें लंबाई निकालनी है। अब ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है और वृत्त की जो त्रिज्या है ये वर्ग की भुजा के बराबर है। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी होगी बताओ। वर्ग की भुजा, तो आप बोलेंगे दोस्तों एरिया अगर 4900 है तो वर्ग की भुजा कितना होगा, भुजा स्क्वायर 4900 है तो भुजा हो जाएगा 70। ठीक है, 4900 का वर्गमूल 70 हो गया, तो ए की वैल्यू अगर 70 हो गई तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। रेडियस भी इसके बराबर है, रेडियस भी 70 ही हो जाएगा। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है, तो ये भी 70 हो गया। अब यहाँ से हम एल लिखेंगे, लंबाई कितना है, रेडियस का 2/5 है, तो 2/5 ऑफ रेडियस यानी कि 70। तो ये 14 पच्चे 70 कटेगा और 14 दूना 28, ये 28 आ गया। अब हमें एरिया बताना है, तो एरिया जो होता है रेक्टेंगल का यानी कि आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 14 और चौड़ाई सवाल में दिया था कितना, नहीं सॉरी 28 है ना, लंबाई 28 है और चौड़ाई दे रखा था 20, तो 28 दूना 56, 560 इज द आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। देखो एन संख्याओं का जो एवरेज है वो है 36। अगर 75% संख्याओं में 5 की वृद्धि कर दें और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दें तो नया एवरेज कितना बनेगा। तो हम ये मान लेते हैं, देखो 75% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 3/4, यानी कि टोटल अगर संख्याएं हम मान लेते हैं कि टोटल संख्याएं 4 हैं, तो इसमें से 3 को क्या किया जाता है, 3 संख्याओं में 5 की वृद्धि कर जाती है, +5 कर दिया जाता है। और शेष जो एक नंबर है उसमें 8 की कमी कर दी जाती है, यानी कि -8 कर दिया जाता है। बात को समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 75% संख्याओं में 5 की वृद्धि कर दी गई। तो मैंने बोला कि 75% का मतलब 3/4 है, यानी कि टोटल नंबर अगर 4 होता तो इसमें से 3 नंबर्स को 75% को 5 बढ़ा दिया जाता है, यानी कि +5 किया जाता, तो ये टोटल 15 बढ़ जाता। और एक संख्या जो बचता शेष संख्या, उसमें 8 की कमी कर दी जाती है, तो ये -8 बनता। तो यहाँ से टोटल डेविएशन कितना आ गया, टोटल जो चेंजिंग आ गया, देखो एवरेज में चेंज कितने का आ गया, तो आप बोलेंगे +7 का। 15 जोड़ा गया और 8 घटाया गया तो +7 जुड़ा फाइनली। अब ये +7 जुड़ा तो एवरेज में इसका क्या डिपेंड पड़ेगा, एवरेज सबको बराबर बराबर मिलता है, तो 7 को हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, सबको बराबर बराबर बांट देंगे, क्योंकि टोटल नंबर 4 था।
तो हम एवरेज चेंज अगर निकालेंगे एवरेज चेंज, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और ये 4 एक बार में, और पॉइंट 4 दो 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20 प्लस का 1.75 होगा। तो हम ये बोलेंगे कि अब इस हिसाब से न्यू जो एवरेज बनेगा दोस्तों, जो न्यू एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा, पुराना एवरेज कितना था 36 है, और इसमें प्लस का 1.75 बढ़ जाएगा। तो 36 में 1.75 अगर बढ़ेगा दैट इज 37.75, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, यहाँ कह रहा है कि बी की तुलना में ए 5 गुना कार्य कुशल है, यानी कि कार्य करने में कुशल है। अब ये कह रहा है कि ए एक काम को पूरा करने में 20 से 52 दिन कम समय लेता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। इजी है, देखो हम ये कह लेते हैं कि ये ए है ये बी है। अगर एफिशिएंसी की बात करें दोस्तों, तो ए जो है वो 5 गुना कार्य कुशल है, यानी कि बी 1 यूनिट का काम करेगा तो ए 5 यूनिट काम करेगा उतना ही समय में। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो 20 से 52 दिन कम लेता है, 52 डेज कम लेता है। तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो नंबर ऑफ डेज टाइम का रेशियो क्या होगा, आप बोलेंगे कि उल्टा लिखेंगे, इसको 5 यहाँ लिख देंगे, ये 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब आप बोलेंगे दोस्तों कि ए यहाँ पर कितना दिन कम ले रहा है। देखो बी अगर 5 दिन ले रहा है तो ए 1 दिन ले रहा है, कितना दिन कम ले लिया, 4 दिन कम ले लिया। लेकिन सवाल में ये 52 दिन कम लेता है, तो 4 की वैल्यू अगर 52 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 आ गई, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 13। यानी कि ए 13 दिन में काम करता है 5 की एफिशिएंसी से, तो टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क जो होगा वो 13 पचे 65 यूनिट का काम हो जाएगा। 5 यूनिट एक दिन में काम करता है और 13 दिन काम करता है, ये तो 65 यूनिट का काम करता है। अब ये कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम करें, दोनों एक साथ काम करेंगे तो 5 और 1 6 यूनिट एक दिन में काम होगा, और 65 यूनिट कराना है तो 65/6 आ जाएगा, और ये 10 छक 60 और 5 65, तो 10:5/6 आएगा, यही आएगा 10:5/6 है। इसको इधर कर देते हैं, ये कितना आएगा देखो, दिस इज 10 छक 60, तो 10:5/6 ये आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा हो गया, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। अब ये अगला सवाल अंतिम सवाल है आज का। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक लिख देता है, ठीक है, यानी कि सीपी से 20% क्या कर देता है, ज़्यादा वो अंकित कर देता है, मार्क कर देता है। 3/4 वस्तुओं को, यानी कि 3/4 जो वस्तु हैं उनको वो मार्क प्राइस पर ही बेचता है, अंकित मूल्य पर ही बेचता है। शेष को, यानी कि शेष वस्तुएं जो बच जाती है उसको 30% के डिस्काउंट पर बेचता है। तो लाभ या हानि बताना है। इजी क्वेश्चन है। देखो पहले 3/4 का मतलब हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर, टोटल अगर वस्तुएं कितनी थी, 4 थी, इसमें से एक बार 3 वस्तु की बात करेंगे, एक बार एक वस्तु की बात करेंगे, ठीक है। और मैं सीपी को अगर मान लेता हूं कि सीपी 100 था दोस्तों, तो एमपी कितना होगा, एमपी ये कह रहा है कि 20% ज़्यादा है, दैट इज 120, एमपी 120 हो गया। अब ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि देखो 3/4 वस्तुओं, एक मिनट, देखिए 3/4 वस्तुएं, यानी कि इसमें से 3 वस्तु को क्या करता है, वह अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी कि मार्क प्राइस पर बेचता है। अब इस 3 वस्तु को अगर वो 120 के भाव से बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा दोस्तों, 360 रुपए में। और एक वस्तु जो है उसको 30% के डिस्काउंट पर बेचता है, तो इसकी मार्क प्राइस तो 120 है, लेकिन 30% डिस्काउंट देकर बेचेगा तो 70/100 बनेगा, दैट इज ये 12/84 रुपये में बेचेगा। तो फाइनल सेलिंग प्राइस इसका कितना आ गया, तो आप बोलेंगे दोस्तों 84 जोड़ लेते हैं तो 8 से 14 444 रुपये का आ गया। फाइनल एसपी कितना आ गया दोस्तों, दैट इज 444। और सीपी कितना है फाइनल, हमसे लाभ या हानि बताना है, तो सीपी कितना है, आप बोलेंगे कि एक का सीपी अगर 100 था दोस्तों तो 4 का सीपी कितना था, 400। अब हमें लाभ बताना है दोस्तों, कितने का लाभ हो गया बताइए। 400 पर 44 का लाभ हुआ तो 100 पर कितने का लाभ होता है, 4 से कटा दो, 11 चौक 44, 11%, दैट इज ऑप्शन ए, 11% का फायदा। 400 पर 44 का फायदा है तो 100 रुपये पर 4 से डिवाइड कर देंगे बस, नहीं तो आप इसको परसेंटेज में काउंट कर लो कितना परसेंट बन रहा है। ऑप्शन ए सही है। चलिए यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिया था, तो आप इसे एज अ ट्रेलर समझ सकते हैं कि इसी तरीके से मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो से जो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं मैं केवल उन्हीं को इंक्लूड करूँगा, और बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन को मैं छोड़ दूँ और किस तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड करूँ, ठीक है। बाकी जल्द ही एस डी यादव बुक जो है उसका सिंपल इंटरेस्ट का सोल्यूशन आने वाला है, 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, और बाकी का एक पार्ट में उसको और मैं ख़त्म करूँगा तो वो शाम तक आएगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट जरूर करना अगर अच्छा लगा हो तो।